वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी चैनल। वेलकम टू योर एनडीए केमिस्ट्री क्लास वंस अगेन। एक बार फिर से आ गए हैं आपके प्रिय मुकेश सर आपके पास अपनी क्लास लेके। और हमने क्या स्टार्ट करना था भैया? आज हमने करना था चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट, क्योंकि लास्ट 3 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी करंट इसी वीडियो से ज्वाइन किया है वो प्ले लिस्ट में जाके बेटा तीनों चैप्टर बड़े अच्छे से डिटेल में पूरे ध्यान से कर सकते हैं। और 4th चैप्टर में जो आज ज्वाइन कर रहा है उसको मोस्ट वेलकम है जी। और आपको पूरा का पूरा चैप्टर राइट फ्रॉम फर्स्ट लेक्चर पूरा समझ आएगा, तो पूरा ध्यान देना है, पूरा फोकस करना है ताकि हम एक एक क्वेश्चन को फिर से अच्छे से समझ पाए। सो आज का जो चैप्टर है बेटा इट इज रिलेटेड समथिंग टू, क्योंकि आप लोगों को देखो ये वर्ड्स तो बहुत ही अच्छे से पता है, वी ऑल रिमेंबर दीज वर्ड्स। आई थिंक एटॉमिक मास इज सच अ पार्ट जो हम में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से पता है, इजंट इट? कि हर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर फिक्स है भाई, और उसका एटॉमिक मास भी हम लोगों ने बड़े अच्छे से मेमोराइज किया हुआ है। अब दूसरा जो हमारे पास बेटा टॉपिक आता है वो आता है मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। अभी ऑल रिमेंबर, अगर मैं आपको H दे रहा हूं, एक सिंगल एलिमेंट दे रहा हूं, तो आप एटॉमिक मास की बात करेंगे। और अगर मैं आपको एक से ज्यादा एलिमेंट दे रहा हूं स्टूडेंट्स, तो दैट मींस आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। सो आई होप ये तो सबको बड़े अच्छे से क्लियर होगा। तो मेरा जो मेन जो यहाँ पे टारगेट है इस चैप्टर में वो इन दोनों टॉपिक के ऊपर तो नहीं है बच्चों। मेरा जो मेन फोकस है वो है अपना तीसरा जो टॉपिक है, जो मेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसपे हमें एनडीए के पेपर में क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। तो हमारा जो आज का मेन जो एज इट इज डिस्कशन है दैट इज बेस्ड ऑन इक्विवेलेंट मास। तो हमें इक्विवेलेंट मास को समझना है कि भी इक्विवेलेंट मास है क्या, कैसे निकालें हम इक्विवेलेंट मास, है ना, और किस तरह से डिफरेंट, जैसे वी ऑल रिमेंबर एसिड्स होते हैं, बेस होते हैं, सॉल्ट होते हैं, तो उन सबके लिए हम इक्विवेलेंट मास फाइंड कैसे करें। तो यही है हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट मास ऑफ द गिवन एनी एलिमेंट और कंपाउंड, और इफ इट इज अ रिएक्शन इन अ कंपाउंड इन अ रिएक्शन, तो वो सब हम बात करने वाले हैं डिटेल से। तो ध्यान से सुनिएगा इनिशियल जो इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस पे पूरा अच्छे से अटैक कर पाएंगे और बड़े अच्छे से हम लोग समझ पाएंगे। सो लेट मी जस्ट क्लियर दिस अगेन, और वापस हम लोग फोकस करते हैं भाई अपना इक्विवेलेंट मास किसके लिए निकालें। तो जैसा कि हमें पता है स्टूडेंट्स, वी ऑल रिमेंबर, हमारे पास जो आई थिंक कॉन्सेप्ट वाइज हम लोग बात करते हैं, हम ऐसा करते हैं, हम एक एक की आराम से बात करते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं, सपोज हमें गिवन है एसिड्स। अब एसिड्स की आइडेंटिफिकेशन आई होप सबको होगी कि जैसे हम बात कर रहे हैं बेटा HCl, जैसे हम बात कर रहे हैं H2SO4, दीज आर सम वेरी कॉमन एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स, इजंट इट? ये सबको पता है, बहुत अच्छी बात है भाई। अब अगर मैं ये कहूं कि इसका इक्विवेलेंट मास निकाल दो HCl का, तो स्टूडेंट्स प्लीज एक बेसिक सी बात है जो आपने ध्यान रखनी है। आपने देखना है कि इस HCl में जो हमारे पास हाइड्रोजन है वो कितने हैं। आप हाइड्रोजन देख सकते हो बेटा, कितने नजर आ रहे हैं इसमें? आई थिंक हमें हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं भाई, मुझे नजर आ रहा है इसमें हाइड्रोजन 1, इजंट इट? इसी तरह से आप सल्फ्यूरिक एसिड में देख सकते हो भाई कितने हाइड्रोजन मुझे नजर आ रहे हैं जो आयनाइज हो सकते हैं बेटा, 2। तो इसको बोलते क्या हैं, इन नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस को बोलते क्या हैं स्टूडेंट? तो प्लीज रिमेंबर, इनको हम जानते हैं बाय अ नेम which is known as basis T, which is known as students basis T। तो अगर मैं एसिड की बात करूं, तो अगर किसी ने भाई इक्विवेलेंट मास अच्छे से समझना है एसिड के लिए, तो आपने सिंपली फॉर्मूला क्लियर करना है बेटा, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय बेसिस T। तो अगर आप ये फॉर्मूला ध्यान में रख लेंगे तो मेरे हिसाब से आपको किसी एसिड के लिए इक्विवेलेंट मास फाइंड करने में कभी भी कोई प्रॉब्लम आने के चांस ही नहीं है। सो जैसे आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, HCl में हमारे पास जो मोलर मास आ रहा है बेटा दैट इज कमिंग आउट टू बी, अगर आप कैलकुलेट कर चुके हैं, 36.5, इजंट इट? वेरीफाइड। और H2SO4 में भी बेटा अगर आपने मोलर मास कैलकुलेट किया है, इट इज कमिंग आउट टू बी 98। तो इनका इक्विवेलेंट मास क्या हुआ भाई? जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी ध्यान से बताओ। आई थिंक अगर इसका मोलर मास था बेटा, HCl का मोलर मास है हमारे पास 36.5, तो 36.5 को किससे डिवाइड करेंगे भाई? जितने उसमें हाइड्रोजन जो आयनाइज होने वाले हैं उससे।
तो 36.5 डिवाइड बाय 100% हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा भाई 36.5। तो इक्विवेलेंट मास मॉलिक्यूलर मास HCl के लिए क्या है भाई सेम है। और H2SO4 में जैसे मैंने आपको कहा कैडेट स्टूडेंट्स 98 है मॉलिक्यूलर मास, तो 98 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा भाई जो इसमें हाइड्रोजन है तो इक्विवेलेंट मास क्या आ जाएगा भाई, बिल्कुल सही समझे आप लोग 49। तो आई होप एसिड्स के लिए आपको इक्विवेलेंट मास निकालने में अब कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपने सिर्फ इतना देखना है भाई एसिड में नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन कितने हैं जो आयनाइज हो रहे हैं, और बस जो मोलर मास आप आज तक निकालते थे उसको उस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन से डिवाइड कर देंगे, यानी बेसिसिटी से डिवाइड कर देंगे। तो आ गया भाई सबको क्लियर, एसिड के लिए बात हो गई डन। चलो भाई अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, फिर अगले टाइप की तरफ चलते हैं। अगली टाइप जो है मेरे पास स्टूडेंट, अगली टाइप जिसकी मैं बात करने वाला हूं वो है बेटा जी हमारे पास दैट इज रिलेटेड टू I'll say the second thing which I will deal with is एसिड के बाद हम लोग मोस्टली बात करते हैं अभी बेसिस की। सो बेसिस की पहचान है भाई सबको, आई थिंक आई होप यू ऑल रिमेंबर दैट इज NaOH इज अ बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वेरी गुड। तो इसमें क्योंकि OH प्रेजेंट है, अब यहां पे प्लीज ध्यान दीजिएगा कैडेट्स, जो हमारे पास OH गिवन है, OH जो हमारे पास OH गिवन है बेटा जी, इसमें पक्का ध्यान रखना भाई, जो इसमें OH गिवन है देख लो भाई OH कितने हैं, एक OH गिवन है, OH2 कितने गिवन है भाई, 2 OH2 गिवन है, इजंट इट? सो जब आपको ये चीज पता लग गई तो फिर आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी कैडेट्स, फिर आप समझ जाओगे कि इसमें मुझे देखना है नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस। और जैसे हम एसिड के केस में क्या कहते थे भाई, हाइड्रोजन आयन को याद आ गया बेसिसिटी, तो यहां पे हम लोग इनको बोलते हैं बेटा, वी से दिस इज नोन बाय नेम एसिडिटी। तो जस्ट रिमेंबर दैट इंफॉर्मेशन कि जैसे हमने एसिड के लिए क्या किया था भाई, हाइड्रोजन आयन देखे थे, तो बेस के लिए हमने क्या देखना है भाई, हमने OH नेगेटिव आयन देखने हैं। तो अगर आप ये ध्यान दोगे तो आपको कभी भी इक्विवेलेंट मास निकालने में बेस के लिए प्रॉब्लम नहीं आएगी कैडेट्स, क्योंकि इक्विवेलेंट मास क्या बन जाएगा बेटे, इट विल बी मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एसिडिटी। तो आई होप यू विल गेट इट इजीली, फिर आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी कैडेट्स। देख लो, क्योंकि अब आपको पता है अगर आप NaOH का मोलर मास निकाल रहे हो बेटा, अगर आपने कैलकुलेट कर लिया है इट इज 40, तो 40 डिवाइड बाय ऑब्वियसली व्हाट 1, दैट विल रिमेन 40। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अगर आपने कैलकुलेट किया है बेटा तो ऑटोमेटिकली यू कैन अंडरस्टैंड, कैल्शियम का क्या था भाई एटॉमिक मास 40, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हो गया 17 इंटू 2 34, तो इसका आ जाएगा बेटा 74। तो इसको किससे डिवाइड करोगे भाई, किससे, यू विल डिवाइडेड बाय 2, तो इसका इक्विवेलेंट मास क्या आ जाएगा कैडेट्स, इसका इक्विवेलेंट मास आ जाएगा 74 डिवाइड बाय 2 37। सो आई होप बेस भी आपको समझ आ गया होगा कि बेस में इक्विवेलेंट मास कैसे निकालना है भाई, इट इज मोलर मास डिवाइड बाय नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन विच इज नोन एज एसिडिटी। हो गया भाई, बेस भी क्लियर हो गया सबको, बहुत अच्छी बात है भाई, वेरी नाइस, ग्रेट टू सी दैट एवरीबॉडी इज सो अटेंटिव। सो तीसरे पार्ट की तरफ मूव करते हैं कैडेट्स। तीसरा पार्ट जो हमारा आ रहा है भाई वो आ रहा है, अगर मैं बात करूं बेटा, इट इज रिलेटेड टू सॉल्ट्स। अब सॉल्ट्स की भी पहचान आपको 100% होगी। आई थिंक सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल आप सबको पता है, इट इज NaCl, लाइक कैल्शियम क्लोराइड, दे आर सॉल्ट। ना H है भाई ना OH है, क्योंकि हम सबने पढ़ा हुआ है लोअर क्लास में एसिड और बेस कंबाइन करके क्या देगा भाई, सॉल्ट प्लस वाटर। तो अगर मैं यहां पे ये देखूं भाई केटायन की वैलेंसी क्या है, भाई आप पहचान सकते हो भाई केटायन की वैलेंसी क्या है, आई थिंक यहां पे सोडियम की वैलेंसी है 1, कैल्शियम की वैलेंसी है 2। तो बस इतनी सी बात याद रखनी है, तो फिर आपका इक्विवेलेंट मास क्लियर हो गया आपको कि किसी सॉल्ट के लिए इक्विवेलेंट मास कैसे निकालोगे दोस्तों, इट विल बी मोलर मास डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ व्हाट, क्या बताया था सर ने अभी ऊपर, चार्ज ऑफ केटायन। तो ये चीज हम लोग ध्यान में रखेंगे भाई, इजंट इट? तो इक्विवेलेंट मास अगर निकालना है सॉल्ट के लिए तो क्या करना है भाई, मोलर मास तो निकाल ही लो ना, मोलर मास तक तो सोचना ही नहीं है, वो तो निकाल लो। अब देख लो एसिड है तो जितने हाइड्रोजन है उससे डिवाइड मार दो, अगर बेस है जितने OH है उससे डिवाइड मार दो, और अगर सॉल्ट है भाई तो जो उसकी केटायन की वैलेंसी है दोस्तों उससे मोलर मास को डिवाइड कर दो। जैसे यहां पे था 23 प्लस 35.5 58.5 डिवाइड बाय 1,
सो रिमेन सेम 58.5। जैसे यहां पे देखें 40 प्लस 71 111 मोलर मास डिवाइड बाय 2, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी क्या है दोस्तों 2। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा बेटा, है ना, कि एसिड के लिए कैसे निकालना है मोलर मास, बेस के लिए कैसे निकालना है भाई मोलर मास, और सॉल्ट के लिए भी कैसे निकालना है ना। अब रिएक्शन वाला जो आएगा वो रिएक्शन में बात कर लेंगे अच्छे से, ताकि आप एग्जांपल्स के थ्रू उसको और अच्छे से समझ पाओगे भाई। सो आई होप वी कैन पिक अप द चैप्टर नाउ बेटा। अब हम अपने चैप्टर की तरफ आराम से बढ़ सकते हैं। चैप्टर का नाम क्या है भाई? एटॉमिक, मॉलिक्यूलर एंड इक्विवेलेंट मास। तो इसमें अगर हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ टारगेट करें कैडेट्स, दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आप सब बड़े अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ लेंगे बेटा। देखो व्हाट इज सेइंग टू मी, वो कह रहा है कि मुझे नंबर ऑफ एटम बताओ जो एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? याद आ गया सबको? जैसे आपको याद हो भाई हाइड्रोजन गैस हम लोग ऐसे लिखते थे H2, तो कितने एटम जुड़े हुए हैं आपस में? 2। ऐसे ही आपको मे भी याद हो फॉस्फोरस में कितने एटम जुड़े हुए हैं भाई? 4। सल्फर में कितने एटम जुड़े हुए हैं भाई? 8। तो जो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है बेटा एक मॉलिक्यूल में, उसको हम लोग जानते हैं बाय अ नेम एटॉमिसिटी। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन है जो हमें पक्का ध्यान रखनी है। जैसे आप देख सकते हो एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज 2, एटॉमिसिटी ऑफ फॉस्फोरस इज 4, एटॉमिसिटी ऑफ सल्फर इज 8। इजंट इट? देखो कितने अच्छे से हम लोग को क्लियर हो गया। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। वेरी नाइस टू सी दैट एवरीबॉडी इज सो फोकस्ड एंड गेटिंग द इंफॉर्मेशन। आओ भाई सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़े बेटा। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा फिर से हटके है, कुछ अलग बात कर रहा है। कहता 1U जो है वो किसके इक्वल है? अब 1U, U किस चीज का सिंबल था भाई? U का मतलब वैसे क्या होता था दोस्तों? यूनिफाइड मास। ये आता था आइसोटॉप्स के लिए स्पेशली। इफ यू रिमेंबर, जैसे हम लोग बात करते थे कि जैसे क्लोरीन का आइसोटॉपिक मास हमारे पास याद है बेटा क्या थे? 2 आइसोटॉप थे, तो एवरेज एटॉमिक मास निकालना पड़ता था हमें। तो आप एटॉमिक मास यूनिट इज अ स्केल टू एक्सप्रेस द मासेस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। लेकिन इसमें हम कंपेयर किससे करते हैं दोस्तों? हम कंपेयर करते हैं हमेशा कार्बन के साथ। तो अगर कभी भी आपको ध्यान हो 1/U है क्या भाई? इट इज 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम। जस्ट रिमेंबर दैट इंफॉर्मेशन बेटा, है ना। तो 1U क्या है भाई? 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम। कार्बन के साथ कंपेयर करके सबके मासेस को इजी किया गया था बेटा, अदरवाइज दे वर वेरी मच इन फ्रैक्शन। उसको थोड़ा दिक्कत थी समझने में। तो ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। लेट अस मूव फॉरवर्ड टू थर्ड क्वेश्चन ऑफ द डे। अब थर्ड क्वेश्चन है भाई रिलेटेड टू सम इंफॉर्मेशन। कहता जो आपकी स्टेटमेंट है विच इज रॉन्ग। अब सर ने क्या कहा था? जब भी रॉन्ग हो या इनकरेक्ट हो पहले क्या कर लो भाई? अंडरलाइन कर लो। वेरी गुड टू सी दैट एवरीबॉडी नोज दैट। तो कहता रॉन्ग स्टेटमेंट बताओ भाई ग्राम एटॉमिक मास के लिए। बेटा पहली बात तो जब भी ये शब्द है ग्राम एटॉमिक मास, तो प्लीज क्लियर करिएगा। जैसे आप एटॉमिक मास लिख रहे थे कार्बन का भी 12, अगर मैं उसके साथ यूनिट जोड़ दूं ग्राम, तो उसको ही हम क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। तो डोंट गेट कंफ्यूज विद दैट, इजंट इट? तो पहली स्टेटमेंट भाई इट इज द एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। आई थिंक ये तो मैं अभी बोल के हटा, ये तो सही है भाई, लेकिन हमें क्या बताना है? गलत। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्राम एटम, भाई ये भी इंफॉर्मेशन सही है। देन 1 ग्राम एटम कंटेन्स हाउ मेनी एटम्स? आई थिंक एवोगैड्रो नंबर, भाई ये इंफॉर्मेशन भी सही है। तो इसका मतलब इनमें से कोई भी स्टेटमेंट हमारी ग्राम एटॉमिक मास के लिए रॉन्ग नहीं है। सो बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, इजंट इट? सो थर्ड क्वेश्चन भी इंफॉर्मेटिव था भाई, क्लियर होगी इंफॉर्मेशन। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस टू सी दैट एवरीबॉडी इज सो मच अटेंटिव। तो चलो भाई फोर्थ क्वेश्चन की तरफ करते हैं। लेट अस अटैक द फोर्थ क्वेश्चन। अब ये फोर्थ क्वेश्चन आ गया भाई आपके पास रिलेटेड टू एवरेज एटॉमिक मास, जो अभी सर थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रहे थे कि भाई मुझे एवरेज एटॉमिक मास निकाल के दो, क्लोरीन का है क्या? अब ऑब्वियसली इट्स एटॉमिक मास इज 35.5, वी ऑल रिमेंबर इट इज फिक्स। और वो फ्रैक्शन में क्यों होता है भाई? क्योंकि उसके आइसोटॉप्स एग्जिस्ट करते हैं। ये हम रीजन पढ़ते थे लोअर क्लास में। तो यहां पे वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है क्लोरीन के 2 आइसोटॉप हैं, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37। डन है जी। दोनों की रेशियो भी आपको गिवन है दोस्तों 3:1। ठीक है जी। तो एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट कैसे करना है बेटा, वो एक बार आपको मैं जरूर बताता हूं, क्योंकि कई बार ये होता है कि इट कैन चेंज अ क्वेश्चन, और ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है बेटा। तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालना है दोस्तों, ध्यान से देखना भाई। जो एटॉमिक मास है आपके पहले आइसोटॉप का, वो क्या है? वो है 35 इंटू इट्स रेशियो। व्हाट इज द रेशियो?
It is 3 plus atomic mass of second isotope, what it is? 37 into its ratio, what it is? 1 upon the total ratio बेटा. What is the total ratio? 3 plus 1. और कैडेट्स अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको मिलेगा डॉट क्या बेटा? 105 प्लस 37 इज 142 डिवाइड बाय 4. तो आपको वही वैल्यू मिल जाएगी जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, दैट इज 35.5. सो एवरेज एटॉमिक मास निकालना सीख लिया भाई कि जो आइसोटॉप है उनके मासेस को उनके रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करना है ना भाई, और उसके बाद कर देना है उनको न्यूमरेटर में ऐड और डिनोमिनेटर में लिखनी है टोटल रेशियो. सो ये बात भी आपको क्लियर हो गई भाई सबको? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस टू हियर दैट. और जब भी एवरेज एटॉमिक मास किसी का एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आइसोटॉप. आओ भाई फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चले. अब फिफ्थ क्वेश्चन है कुछ नया. क्या है इस क्वेश्चन में? कहता m अगर मोलर मास है KMnO4 का, बहुत बढ़िया, हमें मोलर मास भी निकालना, बच गया हमारा थोड़ा सा काम. कहता तो इक्विवेलेंट वेट निकालो KMnO4 का, लेकिन किस मीडियम में बेटा? इट इज इन एसिडिक मीडियम. अब यहां मैं एक आपको बात बता दूं बेटा, जब भी वो ऐसा बोल रहा है कि KMnO4 की एसिडिक मीडियम में बात हो रही है, सबसे पहले तो आप KMnO4 में ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए बेटा जी. ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है बेटे मैग्नीज का +7. प्लीज वेरीफाई दैट फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा. तो +7 पे रहता है बेटा मैग्नीज अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट में, लेकिन एसिडिक मीडियम में दोस्तों याद रखिएगा इट जस्ट स्टॉप एट Mn2 पॉजिटिव. तो यही है जो सर कह रहे थे कि आपको बताने वाले हैं कि अगर कोई रिएक्शन होगा तो क्या होने वाला है. तो आपके पास क्या चेंज आया भाई? Mn था 7 पॉजिटिव में, और Mn जो है एसिडिक मीडियम में कहां जाके रुकेगा? +2 में. बेटा बेसिक और न्यूट्रल में कहां जाके रुकता है? +4 पे. प्लीज रिमेंबर दैट इंफॉर्मेशन, याद रहेगा भाई वो भी, है ना. तो यहां पे इक्विवेलेंट मास का क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों? यहां पे इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला होता है इट इज मॉलिक्यूलर मास अपॉन चेंज इन, आप इसको ऑक्सीडेशन नंबर बोल दो दोस्तों, या बोल दो इसको वैलेंसी, जो आपको बढ़िया लगे आप वो बोलिए. सो कोई भी अगर आपको रिएक्शन गिवन है तो हमें क्या करना है भाई? हमें ऑक्सीडेशन नंबर देखना है कि उस जो हमें एलिमेंट गिवन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर लेफ्ट साइड में क्या है बेटा और राइट साइड में क्या है, हमें ये देखना है बेटा. और जब हम ये देख लेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि ऑब्वियसली मोलर मास तो उसने मुझे m बोल दिया, तो चेंज कितना आ रहा है बेटे? 7 - 2 कितना चेंज आ रहा है दोस्तों? इट इज 5. तो फिर हमारा जो परफेक्ट ऑप्शन आएगा बेटा वो ऑप्शन आएगा दैट इज m/5. लेकिन अगर ये होता दोस्तों बेसिक या न्यूट्रल, तो सर ने क्या कहा था? बेसिक और न्यूट्रल में कहां जाके रुकेगा भाई? मैं यहां लिख देता हूं, बेसिक और न्यूट्रल में इट विल जस्ट स्टॉप एट विच ऑक्सीडेशन स्टेट? एट +4. तो फिर 7 से 4 चेंज आता तो क्या आ जाता बेटा? 3. लेकिन अच्छी बात यह है वो यहां ऑप्शन में भी नहीं है. तो पक्का ध्यान रखना है भाई 100% कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास फॉर एनी कंपाउंड जिसको रिएक्शन में बात कर रहा है बेटा? इट इज इट्स मोलर मास डिवाइडेड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर. तो यही था भाई एक पार्ट जो मैंने कहा था अभी हम डिस्कस करने वाले हैं. ये भी पार्ट हमने अच्छे से समझ लिया. अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए भाई इक्विवेलेंट मास का, आपको दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों, आप विद इन सेकंड समझ लोगे. आओ भाई लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6. नाउ व्हाट ही सेज व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4. अब फिर वही बात कर रहा है बेटे, KMnO4 की बात कर रहा है. जब वो चेंज होगा किस में? जब वो चेंज होगा Mn2SO4 थ्राइस में. तो इसका बेटे वो इक्विवेलेंट मास हमसे पूछ रहा है. तो क्या कहा था सर ने? ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो. तो क्या था भाई ऑक्सीडेशन नंबर? पोटेशियम का याद हो गया होगा +1, ऑक्सीजन का -2. तो यहां पे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट तो बेटा फिक्स है, मैंने बोला था. क्या आता है भाई? +7. लेकिन राइट साइड में मैग्नीज का जो आपको ऑक्सीडेशन नंबर मिलने वाला है बेटे वो क्या मिलने वाला है? +3. तो यहां पे गलती हो सकती है भाई, पक्का ध्यान रखना. अलर्ट मोड आ गया भाई हमारा. क्या था अलर्ट मोड? यहां पे मैग्नीज देखिएगा दोस्तों, मैग्नीज मेरे पास कितने हैं प्लीज देखिएगा. मैग्नीज यहां पे है दोस्तों 2. सो मैग्नीज अगर यहां पे 2 है बेटा, एक मैग्नीज के लिए 3 का ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो 2 के लिए कितना है बेटे? +6. तो +7 से +6 कितना चेंज आया दोस्तों? कितना चेंज आया भाई? बिल्कुल सही, 1 का चेंज आया बेटे. सो दैट मीन्स इट्स आंसर विल बी m/1. दैट विल बी द बेस्ट ऑप्शन कैडेट्स.
कि ये आएगा भी मोलर मास अपॉन चेंज। तो ये क्वेश्चन प्लीज याद रखना भाई, बिकॉज दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन जो हमें अलर्ट मोड में ध्यान रखना है ताकि हमसे कोई भी गलती ना हो। तो देखा भाई कितना प्यारा क्वेश्चन था, कितना अच्छा क्वेश्चन था, जिसमें हमने समझ लिया कि इक्विवेलेंट मास कैसे निकालना है। ठीक है जी। अब दोस्तों एक छोटी सी फिर से वही दोबारा से गुजारिश सर की कि जैसे सीडीए आपको लेटेस्ट हर एक कंटेंट, हर एक वीडियो लेके आ रहा है आपके एग्जाम से रिलेटेड, आप भी बेटा जल्दी से, अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को बेटा लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि हमारी जो सोच है वो ये है कि देश का हर बच्चा जो है वो तैयारी करे और वो अपने सपने को साकार करे। तो जितना शेयर करोगे बेटा, जितना ज्ञान बांटोगे, उतना ज्ञान बढ़ेगा। तो ये ध्यान रखना है भाई सबने। ठीक है जी। तो आओ भाई 7th क्वेश्चन पे करते हैं अटैक। 7th क्वेश्चन में कह रहा है बेटा 74 ग्राम दे रखा है मेटेलिक क्लोराइड। ठीक है जी। कहता है उसमें 35.5 ग्राम है क्लोरीन। अब मैं रफली अगर आपके पास ऐसे लिख लूं, रफली मेटेलिक क्लोराइड बेटा टोटल एटॉमिक मास दे रखा है 74, जिसमें से क्लोरीन क्या है जी 35.5। तो अगर मैं इसको माइनस कर दूं भाई, मेरे पास वैल्यू क्या आ रहा है भाई, ऑब्जर्व इट, मेरे पास वैल्यू आ रहा है मेटल के लिए 38.5। तो वो कह रहा है मुझे इक्विवेलेंट वेट बताओगे मेटल का क्या है। तो बेटा मेटल की वैलेंसी होती क्या है, याद करो, या तो 1 या 2 या मोस्टली 3, अगर हम नॉर्मल मेटल्स की बात करें तो। अगर उससे ऊपर भी होगी बेटा तो भी आपका आंसर नहीं है इन ऑप्शंस में। देखो, क्योंकि अगर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं बेटा, इफ आई डिवाइड इट्स एटॉमिक मास बाय 1, आई एम गेटिंग 38.5। और बेटा 38.5 सिर्फ एक ही ऑप्शन है, आप देख पा रहे हो। 2 से डिवाइड करके तो बेटा कोई ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि इससे नीचे वैल्यू ही नहीं मिल रही है मुझे 19 के करीब। तो आपने सिर्फ क्या करना था दोस्तों, आपने करना था कि जो टोटल मोलर मास दे रखा था मेटेलिक क्लोराइड का, उसमें से क्लोरीन का मास कर लिया माइनस, जिससे सिर्फ किसका मास बचा भाई, मेटल का मास बचा, मेटल का एटॉमिक मास बचा एक तरह से। और हमने क्या कहा था, इक्विवेलेंट मास क्या है भाई किसी एलिमेंट के लिए, इट्स एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। वैलेंसी तो हमें नहीं पता, तो हमने कहा शायद 1 हो बेटा, 1 होगी तो आंसर आ रहा है 38.5, 2 होगी तो क्या हो जाएगा भाई 19.25, ऑप्शन में ही नहीं है। इसका मतलब मेटल की वैलेंसी पक्का क्या है दोस्तों, 1 है। तो सोचना है, समझना है, अप्लाई करना है, क्योंकि अगर आप एक बार अच्छे से कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर लोगे भाई, आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। देन मूव करते हैं भाई 8th क्वेश्चन की तरफ। आइए भाई ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो इसको देखने से पहले मैं एक बार पिछला फॉर्मूला रिपीट कर दूं भाई, क्या कहा था सर ने, इक्विवेलेंट वेट इज एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। तो ये अगर आपको ध्यान है भाई, तो इसका मतलब आपको बड़े अच्छे से समझ आ जाएगा हम क्या कहने वाले हैं। क्यों बेटा, क्योंकि उसने कहा मेरे को एटॉमिक वेट दिया एक एलिमेंट का अप्रोक्सीमेटली 26.89, बहुत बढ़िया जी, बहुत जबरदस्त। और इक्विवेलेंट वेट दे दिया जी 8.9, कहता वैलेंसी फाइंड कर दो। सो बड़े ही आराम से आप फाइंड कर लोगे भाई, वैलेंसी क्या है भाई, दिस एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। और अप्रोक्सीमेटली अगर आप देख रहे हो बेटा, दैट वैल्यू इज 27 एंड दैट इज 9। सो द बेस्ट ऑप्शन इन द हाउस इज ऑप्शन नंबर बी, 3 हमारा परफेक्ट आ जाएगा बेटा। तो ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया भाई, बहुत बढ़िया, ग्रेट, वेरी नाइस टू हियर दैट। ये क्वेश्चन भी आपने अच्छे से समझ लिया। आओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेट अस मूव टू द 9th क्वेश्चन दोस्तों। अब 9th क्वेश्चन अगर आप फिर से ऑब्जर्व कर रहे हो दोस्तों, 9th क्वेश्चन हमारे पास है कि पोटेशियम परमैंगनेट का एक रिएक्शन दिया हुआ है भाई न्यूट्रल मीडियम में, बहुत बढ़िया। अब शायद हम लोग याद ही कर चुके हैं, अब मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी भाई कि MnO4 में +7, और यहाँ पे मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है दोस्तों, चेक कर रहे हो बेटा, +4। और सर ने वैसे ही क्या बताया था, बेसिक और न्यूट्रल मीडियम में कहां जाके रुकेगा, +4 पे। तो कहता है इक्विवेलेंट वेट क्या होगा कि MnO4 का। तो पहले तो क्या करना चाहिए भाई, पहले तो मोलर मास कैलकुलेट करना चाहिए कि MnO4 का। तो पोटेशियम का एटॉमिक मास 39, मैग्नीज का गिवन है, पर याद रखना भैया 55 55 एंड 4 into 16 वो कितना आ गया बेटे 64। तो जैसे ही आप कैलकुलेट करोगे यू विल गेट द वैल्यू एज 158, लेकिन डिवाइडेड बाय व्हाट, किससे डिवाइड करो भाई, याद आया, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो +7 से +4 कितना चेंज आया दोस्तों, चेंज आया 3 का। तो आराम से देख सकते हो बेटा, इट इज कमिंग आउट टू बी 3 5 द 15, 3 3 द 53 के आसपास।
द बेस्ट ऑप्शन इज 52.66। Isn't it? देखो कितना इजी हो जाता है कोई क्वेश्चन जब हमें कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है, क्योंकि जब हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं उसके बाद ऐसे लगता है यार ये तो बहुत ही इजी था, लेकिन सर ने क्या कहा था, जब तक क्वेश्चन बिल्कुल ठीक ना हो भाई, हमारा जीएटी सेक्शन का 4 नंबर ना आ जाए 100%, तब तक हमने रहना है अलर्ट। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आ जाओ, देखिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन और देखते हैं भाई। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है दोस्तों, स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से सुनना, इसको बड़ा काम का क्वेश्चन है ये। वो कह रहा है मुझे इक्विवेलेंट वेट निकाल के दो क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड का। अब बेटे ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला मैं भी भूल जाता हूं बहुत बार, लेकिन मुझे याद रहता है एसिड का फंक्शनल ग्रुप। एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या था भाई, COOH। और बस याद कर लो, ये अगर 2 बार हुआ तो इसका मतलब बेटे दैट इज ऑक्सैलिक एसिड, वो उसका फॉर्मूला होगा। लेकिन मोटी बात, ये ऑक्सैलिक एसिड नहीं है भाई, सिर्फ ये क्या है, क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड। तो इसके लिए मैं ये कहूंगा कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों कि इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो है दोस्तों COOH ट्वाइस डॉट 2H2O, क्योंकि क्रिस्टलाइन का मतलब बेटे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है। तो ये जरूर ध्यान रखना है हमने अच्छे से कि भाई वो अगर सिर्फ ऑक्सैलिक एसिड की बात कर रहा है फिर आपका H2O वहां पे नहीं आएगा, लेकिन अगर वो क्रिस्टलाइन की बात कर रहा है तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दिखाने हैं। तो इसका अगर मोलर मास कैलकुलेट करें दोस्तों, व्हाट इज इट्स मोलर मास, तो आप सब एग्री करेंगे। आई थिंक 2 मैं बाहर रख लेता हूं बेटा, कार्बन 12, ऑक्सीजन 2 है, 16 + 16 + 1 दैट इज डन। और वाटर बेटा 2 मॉलिक्यूल है, वाटर का कंबाइंड मॉलिक्यूलर मास आपको पता ही है दोस्तों क्या होता है, इट इज 18। तो ये पूरा सॉल्व करके आ रहा है बेटा 90 + 36, मेरे पास इसका मोलर मास आ रहा है दोस्तों 126 ग्राम। तो इक्विवेलेंट मास क्या था भाई, क्या है ये, याद करो क्या है ये है एसिड। तो सर ने क्या कहा था, एसिड में देखना है हाइड्रोजन कितने हैं। अब यहां मैं एक चीज याद दिला दूं दोस्तों, एक बात जो अपने ध्यान रखनी है, वो क्या, इसमें आपके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाले हाइड्रोजन का कोई रोल नहीं है, ये पक्का ध्यान रखना भाई। एसिड के सिर्फ कौन से हाइड्रोजन का रोल है, जो आयनाइज होंगे। तो आयनाइज कौन होंगे, जो एसिड की मेन बॉडी का हिस्सा है बेटा। तो इसका मतलब इसमें इक्विवेलेंट बेस आएगा 126 / 2, सो विल गेट द आंसर एज 63। हमारे पास बिल्कुल परफेक्टली बेटा यहाँ पे 63 ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन अगर दोस्तों यहाँ पे क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड ना लिखा होता तो फिर बेटा ये वाला पार्ट आपका वाटर वाला गायब हो जाता बेटा, मोलर मास आपका रहता सिर्फ 90, और फिर आपका इक्विवेलेंट मास होता दोस्तों 90 / 2, फिर होता भाई दैट मोलर मास था 90। तो अब क्या हो गया बेटे, आपके पास आपका इक्विवेलेंट मास होता 45। तो प्लीज ध्यान रखना 2-3 बातें जो इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। एक तो ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला है ना, 2 COH, और वाटर भी कितने भाई 2। और दूसरी बात ये कि अगर क्रिस्टलाइन बोल रहा है तो वाटर को कंसिडर करके टोटल मोलर मास 126 हो जाएगा भाई। लेकिन अगर उसने क्रिस्टलाइन नहीं बोला है बेटा, फिर उसका मोलर मास हो जाएगा 90। हाइड्रोजन तो फिक्स ही है भाई, एसिड में कितने हैं COH ट्वाइस में 2। तो ऑब्वियसली अगर क्रिस्टलाइन है तो हमारा इक्विवेलेंट मास होता दोस्तों 63, जो हमारा आंसर था इसमें। लेकिन अगर क्रिस्टलाइन नहीं होता तो हम लोग इसको 90 को 2 से डिवाइड करके आंसर निकालते, क्या भाई 45, इजंट इट। तो आई होप ये भी देखो आपको पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। इक्विवेलेंट मास निकालना आपने अच्छे से आज सीख लिया, चाहे कुछ भी आ जाए भाई आप उसका इक्विवेलेंट मास निकाल पाओगे। और इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे अगले लेक्चर में, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे इसी हिस्से की, और थोड़ा सा इसमें एड ऑन करेंगे मोल कॉन्सेप्ट भी, उसका थोड़ा तड़का लगाएंगे भाई इस चैप्टर में। तो सबने भाई बस सर की एक ही बात याद रखनी है भाई, अपनी जी जान से तैयारी रखनी है, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा कि आपकी जो नीयत है, आपका जो जुनून है, वो किसी भी तरह से कम नहीं होनी चाहिए, जबरदस्त होनी चाहिए आपकी सोच, तभी पाओगे आप अपना लक्ष्य। सो आई होप एवरीबॉडी हैज एंजॉयड दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में सर फिर से आएंगे, नेक्स्ट जो चैप्टर का अगला लेक्चर होगा उसमें आपको जल्दी मिलेंगे सर। तब तक अपनी मेहनत जारी रखिए बच्चे, और जय हिंद।